हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कैसे अपने मुख्य परीक्षा के कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस विषय पर अलग-अलग दिन अलग-अलग न्यूज़ से करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये किसी भी स्टूडेंट को अ, उसकी वर्तमान स्थिति प्रेज़ेंट करने या उसे बाकी सब लोगों में एक चमत्कारी व्यक्तित्व का धनी या एक स्पेशल स्टूडेंट काउंट कराने के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट होता है। हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं। हम सब लोग न्यूज़पेपर या कहीं न कहीं से या तो यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम या किसी न किसी माध्यम से हम न्यूज़ को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम उस न्यूज़ को पढ़ कर के छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे एग्ज़ाम, क्योंकि अब अभी आप सब लोग जिस जर्नी में हैं, अभी आप स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपने टारगेट पर फ़ोकस करे। उसका टारगेट एग्ज़ाम पास करना होता है। हम न्यूज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या उस न्यूज़ को हम मुख्य परीक्षा में यूज़ कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। अब कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ये 28 फरवरी के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसमें एक आर्टिकल छपा था, जनसत्ता न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है विफल विद्यार्थियों और शिक्षा व्यवस्था। ये आर्टिकल्स की जो हेडिंग है वो क्या है? विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था। ध्यान से सुनना है। क्या लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा ज़ूम करता हूँ ताकि आप सब भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ। यह लिखा हुआ है, परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को बाहर करना नहीं या शिक्षा व्यवस्था से छात्रों को बाहर करना नहीं। प्रायः जब हम परीक्षाओं का नियोजन करते हैं तो योग्यता की एक पूर्व निर्धारित अवधारणा केंद्र में रखते हैं, जिसका कुछ गलत अर्थ निकलता है और वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के एक दोष में इसे काउंट किया जाता है। ये न्यूज़ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, पहले उस विषय पर बात कर लेते हैं और फिर ज़ूम करके न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर आज की तारीख में ये जो मार्च का महीना होता है, ये पूरे भारत में सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, सबकी बोर्ड की परीक्षाएँ या बिना बोर्ड की परीक्षाओं का समय होता है। इसलिए स्टूडेंट के कुछ आंकड़े या शिक्षा के कुछ आंकड़े के साथ ये न्यूज़ छपी। पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ हमारे सिलेबस में काम में आएगा। जो तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर आपका दूसरा पेपर जो आपका है सोशियोलॉजी, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ऐसे ही बच्चों, ये सामाजिक वर्ग में बच्चे, ये दो टॉपिक एक दिए हुए हैं जहां आप इस न्यूज के कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको साथ में बता देता हूं, हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, पेपर थर्ड का, पेपर थर्ड में जो इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था दिया हुआ है, वहां आपको एक टॉपिक दिया हुआ है स्वास्थ्य अधोसंरचना शिक्षा एवं कौशल विकास। चौथी यूनिट में ये टॉपिक है। यहाँ भी इस कंटेंट का यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए इस न्यूज में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें छपी हुई हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो इसका जो थीम है वो हम थोड़ा सा रीड आउट कर लें। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करती है। एक तरफ देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय, अब देखो एक आपको डाटा मिल गया यहाँ से कि भारत में कितने विद्यालय हैं, तो देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय, 25 करोड़ से अधिक छात्र। तो हमें दो डाटा मिल गए कि 15 लाख तो हमारे यहाँ स्कूल हैं और 25 करोड़ हमारे यहाँ छात्र हैं। फिर जो शिक्षा में के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिखाते हैं, ये पहला पार्ट है। इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में अनेक कमियां हैं। अब ये कमी गिनाएगा हमारी शिक्षा व्यवस्था की, जिनकी वजह से लाखों बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लगभग 1,17,000 विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। क्या बोल रहा है ये एग्जाम, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल, कि हमारे देश में देखो कितना अच्छा अच्छा आंकड़ा हमें यहाँ से मिला। मैं इस आंकड़े को लिखता हूँ कि हमारे देश में 15 लाख स्कूल हैं, हमें यहाँ से ये पता चल गया। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूलों में छात्र बने हुए हैं या पढ़ाई करते हैं। प्लस तीसरी बात इसने यहाँ से कही, तीसरी बात एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है कि 1,17,000 विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं।
तो ये पॉइंट भी हमें नोट करना है, इसको नोट कर लेते हैं कि 1,17,000 स्कूल ऐसे हैं हमारे देश के जिसमें केवल एक शिक्षक ही है, पूरे स्कूल में केवल एक शिक्षक। ये हमारी कमी को प्रेजेंट करता है। और आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लगभग 2 करोड़ बच्चे ऐसे शिक्षा से वंचित हैं जिसे सही मायने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहा जाए। तो अगला पॉइंट हमें मिल गया कि 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया। और आगे बढ़ते हैं, शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है, अधिकांश राज्यों में शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो। स्टूडेंट टीचर रेशियो या अनुपात जो है वो असंतुलित है हमारे देश में। और क्या कहता है ये आर्टिकल, आगे बढ़ो। तो हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षकों को 16% पद खाली हैं, माने टीचर्स के 16% जो पोस्ट हैं वो खाली पड़े हुए हैं हमारे स्कूलों में। आगे लिखा हुआ है इसमें इस अनुबंध पर रखे गए शिक्षक भी शामिल है। और खूब सारे आंकड़े इस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। अब मैं रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हुए, और बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो 10 मिनट लेगा ये आर्टिकल, इसलिए मैं सीधे अपने मूल विषय पर आ जाता हूं। और मूल विषय हमें क्या करना है याद, देखो हमें मूलतः यहाँ से आंकड़े निकालने जो मैंने निकाल करके आपके सामने रख दिए हैं। टॉपिक था शिक्षा व्यवस्था और विफल विद्यार्थी। हमने पहला हमारी परीक्षा में काउंट कराना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है छोटे छोटे बच्चों को फेल किया जाता है, जो फेल करने की प्रणाली है वो हमारा एक दोष है। आंकड़े क्या है, देश में कुल स्कूल 15 लाख स्कूल हैं, छात्रों की संख्या हमारे देश में 25 करोड़ है, लगभग 1.17 लाख स्कूल एकल शिक्षक से चल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा होगा सब लोगों को, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। तो हमारे यहाँ कितने टोटल स्कूलों की संख्या 15 लाख, 25 करोड़ स्कूल छात्र हैं, 1,17,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। लगभग 2 करोड़ बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है, शिक्षकों के 16% पोस्ट खाली हैं, शिक्षकों के वेतन और भर्ती प्रक्रिया असामान्य है जो बीच बीच में रुकती रहती है। फिर आगे 23% स्कूलों में शिक्षक की कमी है। क्या कहा जा रहा है, 23% स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है, प्रशिक्षित शिक्षकों का पूरे सभी स्कूलों में अभाव है। शिक्षा पर बजट आवंटन 6% से कम है, जो अंतरराष्ट्रीय औसत से भी कम है। 11% विद्यालय बिना बिजली के चल रहे हैं हमारे देश में, और 13% स्कूल बिना लाइब्रेरी के चल रहे हैं हमारे देश में। बहुत बेहतरीन से आंकड़े यहाँ पर हमें 18-16% बहुत बड़ा आंकड़ा है बेटा। बहुत सारी समस्याएं हमारी शिक्षा व्यवस्था की इस आर्टिकल में छापी हुई। अब अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की क्या कमियां हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमी, तो इस आर्टिकल में इस पूरे ही प्रश्न का उत्तर दे दिया गया। शिक्षा व्यवस्था की अगर कमी हमसे पूछी तो ये आर्टिकल को सहारा बना करके मैं लिख कर बता देता हूं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमी। आपको ये क्वेश्चन पूछा है और अब आपको 7 नंबर में या 10 नंबर में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि हमें पहले भूमिका लिखनी होगी, फिर हम मेन बॉडी पर आएंगे और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन थोड़ा अच्छा पॉजिटिव अप्रोच के साथ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भूमिका क्या लिखेंगे आप लोग, आप लोगों से पूछा जाए, आज आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करना सभी। भूमिका में हम लिखेंगे कि राष्ट्र का, अब देखो अच्छी बातों से शुरू किया जाए उत्तर, राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, या हमारे राष्ट्र का भविष्य हमारी जो युवा पीढ़ी है वो है, और युवा पीढ़ी का भविष्य उसकी शिक्षा से निर्धारित होता है। बस इतने में हमारी भूमिका होगी। देखो कितनी अच्छी बात हमने कह दी कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं या बच्चे होते हैं, है ना, और बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है स्कूल में। इसलिए स्कूल व्यवस्था का
सुदृढ़ अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये हमने क्या बना दी, हमारी भूमिका बना दी। अब हम इसका मेन बॉडी पर आते हैं। मेन बॉडी में हम पॉइंट वाइज आंसर कर लो। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की कमियां गिना दो, 6 से 7, 5, 6 जितनी भी आप चाहो, और फिर लास्ट में हम लिखो कंक्लूजन। क्या लिखो, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको अच्छी पॉजिटिव बात कहनी होगी, तो अब आप क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हुए आंसर को खत्म करो कि भाई वर्तमान सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, जिसके माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात को कम करने, ऊपर जो आपने समस्याएं गिनाई है ना, उनमें से 2-3 का नाम यहाँ ले लो कि इनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री स्किल योजना या स्किल जो मिशन है उसके माध्यम से, या हमारे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के माध्यम से ये सब समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश बोलनी है और आपका आंसर खत्म। अब इससे बेहतरीन उत्तर हम नहीं बना सकते, क्योंकि देखो आपके पास करंट अफेयर्स के अच्छे बेहतरीन बेहतरीन आंकड़े यहाँ थे। आपने बहुत अच्छे से इन आंकड़ों में से 7 पॉइंट्स निकाल लिए और लिख दिया आंसर, और आपका जो उत्तर है वो अन्य स्टूडेंट की कंपैरिजन में करंट अफेयर्स वाला हो गया। भूमिका बहुत अच्छी हो गई, कंक्लूजन बहुत अच्छे हो गए। अब क्यों नहीं मिलेंगे आपको 7 में से 5 या 6 नंबर? क्यों नहीं मिलने चाहिए? मिलने ही चाहिए। इसी आर्टिकल में नई शिक्षा व्यवस्था के भी कुछ आंकड़े हैं, उन पर भी मैं फोकस करवा देता हूँ आप सब लोगों का। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सब लोगों को दिखाई देने लग जाए। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ, ये मैंने मन से अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया कि हमारी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई। हमारी शिक्षा नीति को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था, लेकिन उत्तराखंड ने पहली बार इस शिक्षा नीति को केवल प्राइमरी, जो प्री प्राइमरी स्तर है वहां लागू किया। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरी शिक्षा नीति को लागू किया। मध्य प्रदेश में आरटीई एक्ट लाया गया ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। पूरे भारत में आया, ये तो 2009 में आया था। कुछ यहाँ से आंकड़े याद कर लिए। अब इस शिक्षा नीति के अंदर के जो आंकड़े हैं वो भी हम याद कर लेते हैं। इस शिक्षा नीति के अंदर क्या कहा गया कि भाई 20 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। पहली पॉइंट ये हमें याद हो। 2030 तक जो हमारा नामांकन अनुपात है, हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, उसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का या इस जो मंत्रालय उसका नाम शिक्षा मंत्रालय इस नीति से कर दिया, जो लागू हो चुका है। इसमें 5+3+3 फॉर्मूले को अपनाया गया, जो शैक्षणिक संरचना है अब वर्तमान में हमारे देश की, कि शुरुआत के 5 वर्षों तक तो फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, और शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल, जहां पर पहली और दूसरी कक्षा में बच्चा पढ़ेगा। अगले 3 वर्षों में प्रीपरेटरी स्टेज कहलाएगी, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, और फिर लास्ट के 4 मध्यम कक्षा कहलाएंगी। बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास होगा। उच्च शिक्षा का नामांकन 2028 में जो 26% था, उसे 2030 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे कुछ बहुत बेहतरीन से उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम मेरू होगा। मेरू मतलब क्या होगा, मेरू का फुल फॉर्म क्या होगा? मेरू का फुल फॉर्म होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिट। ये बनाई जाएगी ताकि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च है उसको बढ़ावा दिया जा सके। एबीसी बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहां बच्चों की सारी जो मार्कशीट्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्मेट में या फिर किस फॉर्म में, बच्चों की सारी जो मार्कशीट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में रखी जाएंगी। फिर HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा। SEZ बनाया जाएगा, स्पेशल शिक्षा जोन। भारत में जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए SEZ बनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ही स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे भारत में। फिर GIF खोला जाएगा, जो जेंडर इनइक्वलिटी फंड है उसके माध्यम से लड़के और लड़की की शिक्षा के बीच का जो गैप है, दोनों में बराबर शिक्षा हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। तो कुछ बहुत अच्छे डाटा इस आर्टिकल से आपको मिल गए। आप लोगों ने इनका सहारा लेकर के आज न्यूज़पेपर की इस कटिंग का उपयोग करके खूब सारा कंटेंट अच्छे से इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करनी है। मैं आशा करता हूं कि ये एक छोटा सा आर्टिकल और ये एक छोटा सा प्रयास आप सब लोगों को
आंसर राइटिंग में अपडेट करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। अगर आप सब लोग सच में भी अपने आप को इस पीएससी की परीक्षा में टॉपर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। कम से कम एक उत्तर हम रोज लिखें, एक आंसर हम रोज लिखें, जिसमें हम करंट अफेयर्स के डाटा का यूज करें। 3 महीने हैं हमारे पास, 3 महीने बाद परीक्षाएं होंगी। 3 महीने में अगर आपने 90 आर्टिकल्स लिखे और 90 डाटा को अपनी परीक्षा में आप छाप कर आ गए, आपसे बेहतरीन कोई इस परीक्षा को नहीं लिख सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग आज इस प्रश्न का उत्तर लिख करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना उत्तर चेक करवाएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपकी सफलता की कामना के साथ विदाई लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।